आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस स्टडीज़ के कुछ टॉपिक्स हम पहले कवर कर चुके हैं, अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हमने देखा था कि इंडस्ट्री क्या है। आपने देखा कि इंडस्ट्री में क्या है कि प्रोडक्ट जब तक बनता है तब तक इंडस्ट्री में है, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद कहाँ जाएगा? कॉमर्स में। तब एक्टिविटीज़ किसकी स्टार्ट होंगी? कॉमर्स की। तो हमें कॉमर्स भी जानना जरूरी है कि कॉमर्स क्या है, ठीक है। और बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? कॉमर्स ही है। तो इसका मेन इंपॉर्टेंस अब हो जाता है कि कॉमर्स क्या है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज कॉमर्स। Commerce is the sum total of all those activities which have to be undertaken in carrying things from the place of production to the place of consumption। तो मेन दो चीजें आई हैं, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि कॉमर्स उन सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जिसमें जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन प्लेस से जाकर कहाँ पर मिलता है? प्रोडक्शन कंजम्पशन पे, ठीक है, प्लेस ऑफ कंजम्पशन पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमर्स उन सभी एक्टिविटीज़ का सम टोटल है जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रोडक्शन प्लेस से गुड्स को कहाँ पहुँचाते हैं? कंजम्पशन प्लेस पे पहुँचाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो कॉमर्स है उसको हेल्प कौन करता है, कॉमर्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे कंटिन्यू की जाती है। तो कॉमर्स जो है उसके कितने कंपोनेंट्स हैं? दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स कहे जाएंगे? फर्स्ट इज ट्रेड, नेक्स्ट वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड में क्या है? अब हमने कॉमर्स में देख लिया है कि कॉमर्स हमारा जहाँ पे इंडस्ट्री खत्म होती है वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है? कॉमर्स स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इंडस्ट्री में क्या था? इंडस्ट्री में ये था कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो वहाँ तक क्या कहा जाएगा? इंडस्ट्री कहा जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या उसको फैक्ट्री में ही रखेंगे? नहीं ना, उसको बेचने के लिए बनाया गया है, बाहर सेल करने के लिए बनाया गया है, कहीं एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? उसको बाहर बेचेंगे। और उसका काम कौन करेगा? कॉमर्स करेगा। तो आगे हम देखते हैं कि कॉमर्स को कौन हेल्प करता है, कॉमर्स के कितने पार्ट्स हैं, कॉमर्स के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स? कॉमर्स के कंपोनेंट है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब देखते हैं ट्रेड का मतलब क्या है। तो ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड का मतलब क्या है? गुड्स को बेचना और खरीदना। किस लिए? विद द पर्पज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट कमाने के पर्पज से। अब मान लिया कि हम गुड्स जो है वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन हमारा मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो क्या हम उसको ट्रेड कह सकते हैं? नहीं। जैसे मान लिया हमने कोई गिफ्ट खरीदा, वो भी देने के लिए, हमने बेचने के पर्पज से या खरीदने के पर्पज से उसको नहीं लिया है, ठीक है, तो हम उसको ट्रेड नहीं कहेंगे। ट्रेड पहली बात तो रेगुलर बेसिस पे होता है, दूसरी बात ये कि बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस इसमें होती रहती है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो ट्रेड है वो किस चीज़ की प्रोसेस है? बाइंग एंड सेलिंग की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रेड कहा जाता है। अब ट्रेड किस चीज़ का होगा? गुड्स का एंड सर्विसेज का, ठीक है। जो ट्रेड होगा वो गुड्स एंड सर्विसेज का होगा और किस लिए होगा? प्रॉफिट अर्न करने के लिए होगा। सो जब भी हम ट्रेड करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा ट्रेड है वो किससे निकल कर आया है? वो हमारा कॉमर्स से निकल कर आया है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि क्या अगर हमारी इंडस्ट्री ही काम नहीं करेगी तो क्या हम ट्रेड तक पहुंच सकते हैं? नहीं। तो मेन पार्ट क्या है? इंडस्ट्री है। जब तक वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तब तक हम कॉमर्स पर नहीं पहुंच सकते, तब तक हम ट्रेड पर भी नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेकंड पार्ट, इंडस्ट्री में जो गुड्स बना है उसको हम बेचेंगे, रख नहीं सकते, बेचना पड़ेगा, इसलिए हमारा कॉमर्स जो है वो भी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। अब जो ट्रेड है वो भी किस चीज़ का पार्ट है? कॉमर्स का पार्ट है, तो वो भी हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या आता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमें ट्रेड या कॉमर्स करने में हेल्प करती हैं। जैसे हमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो कहाँ बनाया? प्रोडक्शन प्लेस पे। अब क्या हम उसको प्रोडक्शन प्लेस पे ही कंज्यूम कर लेंगे? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन प्लेस से हमें कहाँ पहुँचाना पड़ेगा? प्लेस ऑफ कंजम्पशन।
तो जो प्लेस ऑफ कंजम्पशन पे हम उसको पहुंचाएंगे तो उसमें कौन हेल्प करेगा? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कैसे? अब हाथ में तो लेके जा नहीं सकते गुड्स को, या हाथ में ही ले जाओगे इतने सारे गुड्स को? नहीं ना, तो हाथ में हम लेके जा नहीं सकते, तो हमें ट्रांसपोर्ट की हेल्प चाहिए होगी। जब भी हमें ट्रांसपोर्ट की हेल्प चाहिए होगी तो वो ट्रांसपोर्ट क्या है? जो प्लेस की समस्या को हल कर रहा है वो ट्रांसपोर्ट क्या है? दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या है वो? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इससे आगे देखते हैं ट्रेड। जो हमारा ये ट्रेड का चार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि ट्रेड कितने तरह के होते हैं, ठीक है, और उनके फर्दर्स कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ट्रेड हमने जान लिया है, क्या होता है ट्रेड, बताइए। तो ट्रेड होता है हमारा बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस होती है गुड्स की, किस पर्पज से? प्रॉफिट मेकिंग के पर्पज से। ठीक है, तो अब देखिए ट्रेड के हमारे फर्दर 2 पार्ट्स हो जाते हैं, कौन कौन से? होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में क्या आता है? होम ट्रेड का मतलब क्या है? नाम से पता चल रहा है कि जो एक देश के अंदर अंदर हो उसको कहा जाता है होम ट्रेड, और जो एक देश का दूसरे देशों के साथ हो उसको कहा जाता है फॉरेन ट्रेड। मतलब देश की सीमा के बाउंड्रीज के अंदर अंदर होम ट्रेड, और देश की सीमा के बाहर मतलब बाउंड्रीज को क्रॉस करके जो ट्रेड किया जाता है दैट इज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो होम ट्रेड जो है वो फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। सॉरी गाइस, लोकल लेवल पे क्या है कि जो भी हम ट्रेड करते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर ही रहेगा। ठीक है, जैसे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर जो ट्रेड किया जाता है उसको लोकल लेवल ट्रेड कहते हैं। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ट्रेड किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? लोकल लेवल ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर अंदर होने वाला ट्रेड जो है वो लोकल ट्रेड कहा जाएगा। अब इसमें कौन से ट्रेड आते हैं? किस चीज़ का ट्रेड किया जाता है? गुड्स जो होगा वो किस तरीके का होगा? वो पैरिशेबल नेचर का होगा, नाशवान प्रकृति का होगा, जो जल्दी से खराब हो जाता है। जैसे दूध है, सब्जियां हैं, क्योंकि हमें बहुत ही छोटे एरिया को कवर करना है। लोकल लेवल में क्या है, हमें ज़्यादा बड़े एरिया को कवर नहीं करना है, छोटे एरिया को कवर करना है। इसलिए जो सब्जी है, जो दूध है, हम एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचा सकते हैं, जो कि हमारा बहुत ही छोटा एरिया होगा। हम बड़े एरिया की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में क्या होता है कि जब एक स्टेट के अंदर अंदर ट्रेडिंग होती है तो उसको स्टेट लेवल ट्रेड कहा जाता है। जैसे हरियाणा के अंदर अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो एक दूसरे से ट्रेडिंग जो करते हैं उसको क्या कहा जाता है? स्टेट लेवल ट्रेड कहा जाता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया गुड़गांव, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? रेवाड़ी। गुड़गांव अगर रेवाड़ी से क्या करेगा? ट्रेड करेगा तो उसको स्टेट लेवल ट्रेड कहा जाएगा। पहली बात तो ये हरियाणा में है, दूसरी बात एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ है। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में क्या है कि एक देश की बाउंड्रीज के अंदर अंदर, इसका मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ। नेशनल लेवल को हम क्या कह सकते हैं? इंटर स्टेट लेवल। इंटर स्टेट लेवल का मतलब है एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ। पंजाब का हरियाणा के साथ, हरियाणा का बिहार के साथ, बिहार का हिमाचल प्रदेश के साथ। तो इस तरीके से जो भी ट्रेड होते हैं एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ और एक ही देश के अंदर अंदर, तो उनको हम क्या कहते हैं? नेशनल लेवल ट्रेड। तो इसमें हम जो मशीनरी हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग में लाते हैं। तो उसके बाद आया कि लोकल लेवल हमने पढ़ लिया है, स्टेट लेवल हमने पढ़ लिया है, नेशनल लेवल हमने पढ़ लिया है। तो इन तीनों लेवल पे जब हम काम करते हैं तो इसके फर्दर और भी पार्ट्स बनते हैं, लेकिन जो और पार्ट्स बनते हैं वो आगे कहाँ जाते हैं? होलसेलर और रिटेलर के पास। तो इसका मतलब हुआ कि जितने भी ये ट्रेड हैं आगे कौन वर्किंग करेंगे? होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। अच्छा, अब होलसेल का मतलब क्या होता है? जब हम थोक में माल खरीदते और बेचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? होलसेल ट्रेड कहा जाता है। बड़ी मात्रा में माल को खरीदना और उनको रिटेलर को बेच देना। जैसे एक फैक्ट्री में गुड्स बनते हैं तो उन गुड्स को कौन खरीद, फैक्ट्री के मालिक से कौन खरीदेगा?
होलसेलर खरीदेगा, होलसेलर से कौन ले जाएंगे, रिटेलर ले जाएंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और जो रिटेलर है वो किसको दे देंगे, कंज्यूमर को या कस्टमर को वो माल दे देंगे। और जो कंज्यूमर है वो आगे कहीं फॉरवर्ड नहीं करते हैं, वो अपने आप ही क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसे ही ये चेन चलती रहती है, प्रोड्यूसर से कहाँ गया, होलसेलर के पास, होलसेलर से कहाँ गया, रिटेलर के पास, रिटेलर से कहाँ गया, कंज्यूमर के पास। ठीक है, तो कंज्यूमर फाइनली उसको कंज्यूम करता है। तो ऐसे ही हम लोकल लेवल में कर सकते हैं, ऐसे ही हम स्टेट लेवल में कर सकते हैं, और एज इट इज़ नेशनल लेवल में भी कर सकते हैं। तो ये हमने होम ट्रेड के बारे में पढ़ा कि होम ट्रेड जो है वो एक देश की सीमा के अंदर अंदर होता है, उसको होम ट्रेड कहा जाता है। इसके फर्दर हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तीनों के जो फर्दर पार्ट्स होते हैं वो आगे कहाँ डिवाइड होते हैं, होलसेलर और रिटेलर में। समझ आया यहाँ तक? नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है? फॉरेन ट्रेड का मतलब है कि जब हम एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। जैसे भारत जो है वो अमेरिका से ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, तो अमेरिका जो है वो श्रीलंका से ट्रेडिंग कर रहा है, भारत है श्रीलंका से कर रहा है, या जो श्रीलंका है वो अफगानिस्तान से कर रहा है। अच्छा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं जहाँ से कच्चा तेल हमें प्राप्त होता है, ठीक है, पेट्रोलियम जहाँ से इंडिया लेती है, गल्फ कंट्रीज से लेती है, तो वो ट्रेड क्या कहलाएगा, वो हमें अपने देश में थोड़ी ना मिल जाएगा, ठीक है, वो हमें ईरान इराक से मिलेगा, जहाँ जो कि गल्फ कंट्रीज़ हैं। तो उस ट्रेड को क्या कहा जाएगा, जो भारत ईरान या इराक से कर रहा है उसको कहा जाएगा फॉरेन ट्रेड। समझ आया? तो फॉरेन ट्रेड भी 3 तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट इज इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में क्या होता है कि हमने कोई गुड्स बनाया, ठीक है, या तो हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो हम उस गुड्स को बनाना छोड़ देंगे। मान लिया हम कोई गुड्स बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट हमारे पास तो आ रही है 100 रुपये, लेकिन चाइना बना रहा है या अमेरिका बना रहा है, उनके पास आ रही है 80 रुपये, तो हम क्यों बनाएंगे उसको? नहीं बनाएंगे ना, हम 80 रुपये में अमेरिका से खरीद लेंगे, ठीक है। तो इसलिए जब हम अमेरिका से खरीदेंगे, जब दूसरे देशों से गुड्स खरीदा जाता है अपने देश में, तो उसको क्या कहा जाता है, इंपोर्ट कहा जाता है, आयात कहा जाता है। तो हम क्यों इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से? हो सकता है कि कॉस्ट हमारे देश में ज़्यादा आ रही हो, या ये भी तो हो सकता है कि हमारे देश में वो रिसोर्सेज हैं ही नहीं, हमारे देश में उस चीज़ की फैक्ट्रीज हैं ही नहीं, ठीक है, हमारे देश में उस रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए हमें दूसरे देशों से वो चीज़ खरीदनी पड़ रही है, या हमारे देश में उस चीज़ की कमी है। ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास किसी सामान की कमी हो जाती है हमारे देश में, तो हमें दूसरे देशों से वो सामान मंगवाना पड़ता है, और उसी को ही क्या कहा जाता है, इंपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा, इंपोर्ट का उल्टा होता है एक्सपोर्ट। तो इसमें क्या होता है कि जब हम गुड्स को एक देश से दूसरे देश में बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट या निर्यात कहा जाता है। कैसे? इंडिया है, ठीक है, इंडिया सूती कपड़ा इंग्लैंड को बेचता है, ठीक है, तो जब इंडिया इंग्लैंड को सूती कपड़ा बेच रहा है, कॉटन क्लॉथ्स बेच रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, एक्सपोर्ट कहा जाएगा। तो एक्सपोर्ट में क्या है कि अगर हमारे पास गुड्स ज़्यादा बन गया, हमने 1000 यूनिट बनाई, लेकिन हमारे पास सिर्फ 700 यूनिट ही हमारे देश में कंज्यूम हुई, तो हम 300 यूनिट का क्या करेंगे, दूसरे देशों को बेच देंगे। उससे क्या होगा, दूसरे देशों को बेचने से हमारे पास फॉरेन रिजर्व आएगा, फॉरेन की करेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो फॉरेन की करेंसी आने से क्या फ़ायदा हमारे देश को, हमारी जो इकॉनमी है वो और भी अच्छे से ग्रो करने लगेगी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में हमें दूसरे देशों से पैसा मिलता है, और इंपोर्ट में हमें दूसरे देशों को पैसा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट में हम सामान मंगवा रहे हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट में क्या है, हम दूसरे लोगों को सामान दे रहे हैं, दूसरे देशों को सामान दे रहे हैं, तो हमें पेमेंट मिलेगी वहाँ से, ठीक है। तो इंपोर्ट में हमारा क्या है, रिजर्व्स कम होते हैं, क्योंकि हमें अगर दूसरे देशों से सामान मंगवाना है, मान लिया कि हम अमेरिका से सामान मंगवा रहे हैं, तो हमें जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो रुपीज़ में पेमेंट नहीं लेंगे ना। मान के चलते हैं कि आपको कोई डॉलर दे, ठीक है, आपको कोई सामान, आपसे कोई सामान खरीदता है और वो आपको बदले में डॉलर दे, तो क्या आप ले लोगे? नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में वो चलते ही नहीं है, ठीक है, कन्वर्ट कराने पड़ेंगे, कौन इतना झंझट ले। तो क्या करना पड़ता है,
कि इंपोर्ट में हम क्या करते हैं, अपने देश की ही करेंसी लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी तो अपने देश की करेंसी लेंगे, तो उनके देश की करेंसी क्या, डॉलर, तो हमें जो पेमेंट है वो किस में करनी पड़ेगी, डॉलर में करनी पड़ेगी। और एक्सपोर्ट में क्या है, हमें जो पैसा मिलेगा वो फॉरेन करेंसी मिलेगी, ठीक है। और वो फॉरेन करेंसी कहाँ चली जाती है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चली जाती है, वो उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी दो देशों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है और उनके बीच में एक देश और भी है, तो क्या किया जाता है कि एक देश दूसरे देश से क्या करता है, सामान खरीदता है और तीसरे देश को बेच देता है। जैसे एक देश से इंपोर्ट किया और दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर दिया, तो इससे क्या है, जो दो देशों की दूरी है वो कम हो जाएगी और जो हमारा बिजनेस है वो भी बहुत अच्छे लेवल पे चलेगा। तो इससे क्या है, हमारा जो हमें कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉस्ट बेनिफिट। तो फॉरेन ट्रेड में हम देख चुके हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट, ठीक है, तीनों हमारे हो गए हैं। हमने होम ट्रेड पढ़ लिया है, हमने फॉरेन ट्रेड पढ़ लिया है। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक देश की बाउंड्रीज को जब हम पार करके कोई ट्रेड करते हैं, दैट इज फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब हम आते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हमने यहाँ पे कहा था कि हम ट्रेड पढ़ चुके हैं एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, all those activities which are undertaken to overcome the hurdles। hurdles का मतलब होता है problems appearing in the way of trade। जब भी हम ट्रेड करते हैं उसमें हमें जो भी hurdles दिखाई देती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ अपनाई जाती हैं आर कोल्ड एड्स टू ट्रेड। उसको क्या कहा जाता है, एड्स टू ट्रेड कहा जाता है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो जरूरी नहीं है कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के नाम से ही पूछा जाए, वो आपको एड्स टू ट्रेड के नाम से भी पूछ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ा इंडस्ट्री में, जो हम अब पढ़ रहे हैं कॉमर्स में एंड ट्रेड में, तो उसके लिए हेल्पफुल कौन होगा, सिर्फ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कैसे, हम इतने बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए और वो पैसा हमें कहाँ से मिलेगा, बैंक से। तो बैंकिंग क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। क्या कहा जाएगा, दैट इज एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे इंडस्ट्री में हमने गुड्स बनाया, सारा माल तभी तो बिक नहीं सकता, ठीक है, टाइम लगेगा बिकने में। तो जो बिकने में टाइम लगता है तब तक हम कहाँ रखें उसको, वेयर हाउस में रखें। तो वेयर हाउस में रखने के लिए जो भी हमें वेयर हाउस चाहिए वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर सकती है। तो वो भी क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, ठीक है। एक जगह से जो प्रोडक्शन प्लेस है उससे प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक गुड्स को पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, वो भी क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। हमने गुड्स बनाया, कैसे जानेगी दुनिया कि हमने ये गुड्स बनाया है, कैसा है, कितना अच्छा है, कितने रेट का है, हमें एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी। तो जो हम एडवर्टीजमेंट देते हैं वो भी क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। लास्ट हमारा बचा है मिडल मैन। तो मिडल मैन भी हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आते हैं। कैसे, अब हमने जो फैक्ट्री लगाई है वो हमारी राजस्थान में है, लेकिन जो हमें गुड्स चाहिए वो हरियाणा में भी चाहिए, वो हमें ऑल इंडिया में चाहिए, वो हमें बाहर भी चाहिए, देश से बाहर। तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को, जो पर्सन्स की प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या जो फैक्ट्री का मालिक है वो ही जगह जगह जाके बेचेगा, नहीं, जो मिडल मैन होते हैं वो उसको लेके जाएंगे। कहाँ से लेके जाएंगे, प्रोडक्शन प्लेस से लेके जाएंगे, कहाँ देंगे, प्लेस ऑफ कंजम्पशन पे, जहाँ पे उसको ज़रूरत है वहाँ पर वो देंगे, ठीक है। So next one is basis of difference among इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो हमने इंडस्ट्री भी पढ़ लिया है, हमने कॉमर्स भी पढ़ लिया है और अब हम ट्रेड भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो फर्स्ट है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के बेस पर अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो इंडस्ट्री में क्या एक्टिविटी होती है, गुड्स को बनाया जाता है। कॉमर्स में क्या एक्टिविटी होती है कि जो गुड्स बनाया गया है उसको फिर आगे बेचा जाता है, कंजम्पशन प्लेस पे लाया जाता है। और ट्रेडिंग में क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग होती है। ये एक्टिविटीज़ आपको पता चली। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इंडस्ट्री में हमें गुड्स बनाना पड़ेगा, हमें मशीनरी लानी पड़ेगी, हमें फ्यूल पे भी खर्च करना पड़ेगा, हमें बिल्डिंग भी चाहिए होगी। तो इसलिए इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है
कॉमर्स में इंडस्ट्री से कम होता है, खर्चा इसमें भी है लेकिन इंडस्ट्री से कम होगा। और ट्रेड में हमारा इतना खर्चा नहीं होता है, क्यों? बाइंग एंड सेलिंग है। मान लिया कि हमने आज कोई प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, हमने दूसरे को बेचा, उससे पैसे आए हमारे पास और हमने अपनी जो पुरानी उधार थी वो चुका दी, तो इसलिए हमें इसमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ती है। बाइंग और सेलिंग में हमें इतनी कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो रेगुलर बेसिस पर चलता रहता है। नेक्स्ट वन इज स्कोप। तो इसका इंडस्ट्री का स्कोप जो है वो काफ़ी बड़ा है, कॉमर्स का स्कोप जो है वो भी काफ़ी बड़ा है लेकिन इंडस्ट्री से छोटा है। स्कोप का आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इंडस्ट्री का हमने चार्ट पढ़ा था, वो बहुत बड़े लेवल पे था, कितने टाइप की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और जो हम ट्रेड पढ़ रहे हैं, जो हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स में स्कोप क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और जो ट्रेड है उसका स्कोप बहुत ही छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क एलिमेंट। तो रिस्क सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा लगा होता है। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगा होता है? इंडस्ट्री में, जहाँ पे हम गुड्स बनाते हैं। क्यों रिस्क होता है? भाई आज हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, हो सकता है फैशन के दौर में वो कल बिके ना बिके, तो इसलिए इंडस्ट्री में क्या है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। कॉमर्स में रिस्क है ट्रांसपोर्टेशन का है। रिस्क के लिए हम क्या करते हैं? इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। जो हम गाड़ी भेज रहे हैं, माल भर के जिस गाड़ी में जा रहा है, और माल का भी हो सकता है कल को उस माल में चोरी हो सकती है, आग लग सकती है, तो इसलिए हमें क्या कराना पड़ेगा? इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो कॉमर्स में रिस्क है लेकिन इंडस्ट्री से कम, ट्रेड में सबसे कम रिस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल डिपेंडेंस। तो जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कॉमर्स और ट्रेड दोनों पे डिपेंड है। कैसे? अगर कॉमर्स और ट्रेड ही नहीं होंगे तो इंडस्ट्री गुड्स बना के करेगी क्या? नहीं कर सकती ना, गुड्स को वो अपने पास तो रख नहीं सकती। तो इसके लिए जो इंडस्ट्री है वो किस पे डिपेंड है? कॉमर्स पे और ट्रेड पे। अच्छा, कॉमर्स किससे चलता है? कॉमर्स में ही एक पार्ट था ट्रेड। जब तक ट्रेड नहीं होगा कॉमर्स नहीं चलेगा। तो कॉमर्स किस पे डिपेंड है? ट्रेड। अब ट्रेड किस पे डिपेंड है? इंडस्ट्री में गुड्स बनानी, क्या आप ट्रेड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ट्रेड है वो इंडस्ट्री पर डिपेंड है। जब तक हमारे पास गुड्स नहीं बनेगा तब तक हम कैसे ट्रेड को चला सकते हैं? हमारे पास गुड्स आएगा, आगे सप्लाई होगा, तभी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। थैंक यू क्लास।